हाँ, तो एक बार फिर सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार गामा करियर क्लासेस में। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गोलीय उत्तल अपवर्तक पृष्ठ यानी कि स्फेरिकल कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिव सरफेस की सहायता से हम लोगों ने अपवर्तन का सूत्र निकाल लिया था। जो आपका सूत्र आया था कि N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। ये आपका फॉर्मूला पिछली क्लास में आ चुका था। आज हम लोग इसी फॉर्मूले को प्रूव करेंगे एक नए डेरिवेशन के साथ, जो कि गोलीय अवतल अपवर्तक पृष्ठ होगा। पिछला वाला गोलीय उत्तल था यानी स्फेरिकल कॉन्वेक्स, और अब की बार स्फेरिकल कॉनकेव की सहायता से हम लोग इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं वो जाकर के पहले पिछले लेक्चर को देख ले, तब इस लेक्चर को देखें, ताकि आप लोग को हर चीज़ प्रॉपर रूप से समझ में आए। और अगर आप लोग को पूरी रे ऑप्टिक्स पढ़नी है तो रे ऑप्टिक्स की प्लेलिस्ट एक बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप पूरी प्लेलिस्ट से रे ऑप्टिक्स को पढ़ सकते हैं। और जिसके एक न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में आपको सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग पिछली क्लासों को जरूर देख लें ताकि आप लोग को अच्छे से फिजिक्स समझ में आए। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को राम राम, राधे राधे। सभी लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और एक नोट्स बनाना चालू कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक, जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा आपके लिए भी फ़ायदा है, नए नए बच्चे जुड़ेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हेडिंग लगाइए सभी लोग, गोलीय अवतल अपवर्तक पृष्ठ की सहायता से। गोलीय अवतल अपवर्तक पृष्ठ की सहायता से पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। हम लोग प्रूव करेंगे गोलीय अवतल अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, यानी कि रिफ्रैक्शन फॉर्मूला बाय स्फेरिकल कॉनकेव रिफ्रैक्टिव सरफेस। ठीक है, तो हम लोग आज उत्तल यानी कि अवतल पृष्ठ से हम लोग अपवर्तन का सूत्र को प्रूव करेंगे। ठीक है, बिल्कुल पिछले डेरिवेशन तरीके बात होने वाली है, बस फ़र्क ये है कि वहाँ पर उत्तल दर्पण था और यहाँ पर एक अवतल पृष्ठ होगा। वहाँ उत्तल पृष्ठ था, यहाँ एक अवतल पृष्ठ है, बस इतना अंतर रहेगा, बाकी लगभग चीज़ें सेम चलेंगी। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए, गोलीय अवतल अपवर्तक पृष्ठ हमने मान लिया कि ये एक हमारा अवतल पृष्ठ है। ये एक कैसा पृष्ठ है? अवतल। ये एक अवतल पृष्ठ हमने बना लिया। ठीक, अवतल पृष्ठ में क्या है? अवतल पृष्ठ में क्या है? ये इसका हो गया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष में ये हो गया इसका ध्रुव यानी P पॉइंट। इसके मुख्य अक्ष पर ध्यान रखिएगा, इसके इस तरफ का माध्यम क्या होता है? सघन माध्यम। इसके इस तरह का माध्यम क्या होता है? सघन माध्यम। और इस तरफ का माध्यम क्या होता है? विरल माध्यम। ठीक, इस तरफ का माध्यम होता है सघन माध्यम और उस तरफ का माध्यम क्या होता है? विरल माध्यम होता है। यानी कि इस तरफ का जो माध्यम होगा वो होगा कैसा? डेंसर। और इस तरफ का माध्यम क्या होगा? रेयरर। ठीक, इस तरफ का माध्यम का अपवर्तनांक मानते हैं N1 और इस तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक हम क्या मानते हैं? N2। यानी इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N1 है और उस वाले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है? N2 है। ठीक है, अब हम लोग ने क्या किया था कि इसके मुख्य अक्ष पर यहाँ पर एक बिंदु वस्तु मान ली थी O। इसके मुख्य अक्ष पर यहाँ पर एक बिंदु वस्तु रखी है O। ये O से किरणें चलती हैं। हमें पता है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग को कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोग 2 किरणों को ही यहाँ पर लेकर के चलेंगे।
इस बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें जो होती हैं वो जा कर के पड़ती हैं कहाँ पर, इस पृष्ठ पर, इस पृष्ठ पर पड़ती हैं जा कर के, यानी कि इस वस्तु से चलने वाली किरणें यहाँ पर जा कर के पृष्ठ पर पड़ती हैं। अब क्योंकि इस अवतल पृष्ठ का वक्रता केंद्र जो होगा वो यहाँ कहीं पर होगा, इस अवतल पृष्ठ का जो वक्रता केंद्र होता है वो यहाँ कहीं होता है, ये वक्रता केंद्र क्या है, C। और अगर हमें इस किरण को, ये किरण जा रही है N1 माध्यम से N2 माध्यम में, यानी कि ये किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, ठीक। और प्रवेश करने के लिए हमें यहाँ पर क्या खींचना पड़ेगा, अभिलंब, यानी जिस पॉइंट पर ये प्रकाश किरण जा करके आपतित हुई है उस पॉइंट पर हमें क्या खींचना पड़ेगा, अभिलंब। और मैंने आपको अभिलंब खींचने के लिए बहुत बार बताया है कि अगर किसी गोलीय पृष्ठ में, अगर किसी स्फेरिकल में, किसी स्फीयर में अगर आपको कोई अभिलंब खींचना है तो आप क्या करते हैं, सीधे उसके सेंटर को यानी वक्रता केंद्र को आप उस पॉइंट से मिला देते हैं, तो वहाँ पर क्या खिंच जाता है, अभिलंब। यानी ये आपका क्या खिंच गया, ये आपका खिंच गया क्या बच्चों, अभिलंब खिंच गया, ठीक। तो ये आपका हो गया अभिलंब। अब प्रकाश किरण जा रही है विरल माध्यम से सघन माध्यम में, प्रकाश किरण का वास्तविक मार्ग तो ये था, लेकिन प्रकाश किरण अपने वास्तविक मार्ग में ना जा करके अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। यानी प्रकाश किरण ऐसे ना जा करके इसका मार्ग कुछ इस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका मार्ग, और ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। मतलब इसका वास्तविक मार्ग ये था, इस तरह से इसका वास्तविक मार्ग बनाता हूं मैं, इसका वास्तविक मार्ग ये था, लेकिन ये ऐसे ना जाकर के ऐसे थोड़ा झुक गई उसकी तरफ, किसकी तरफ, अभिलंब की तरफ। ये क्या है आपका अभिलंब, अभिलंब की तरफ क्या हो गई, ये झुक गई। अगर ये अभिलंब की तरफ झुक गई तो जब हम इसको पीछे बढ़ाएंगे, या फिर आप पहले ये समझिए कि ये अभिलंब की तरफ झुक गई, अब इससे एक किरण और निकालेंगे। एक किरण हमने कल उस दिन बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि एक किरण हम लोग इसी मुख्य अक्ष के ऊपर डाल देते हैं, जो कि इस अभिलंब, इस पृष्ठ पर, इस गोलीय पृष्ठ पर, इसको अगर हम S डैश मान ले तो इस गोलीय पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित हो जाती है, यानी कि बिल्कुल सीधा लंबवत आपतित हो जाती है। तो ये किरण इस पृष्ठ पर इस सीधा लंबवत आपतित हो जाएगी, और जब ये किरण इस पृष्ठ पर सीधा जाएगी तो हमने बताया था कि अभिलंबवत जाने पर क्या होगा, किरण बिना अपवर्तित हुए, ना इसका अपवर्तन नहीं होगा, क्योंकि विरल सघन जाने पर इसका अपवर्तन तो होता, लेकिन क्योंकि ये किरण अभिलंबवत जा रही है इसलिए बिना अपवर्तन के अपने मार्ग में सीधे निकल जाएगी, बिना अपवर्तन के अपने मार्ग में क्या होगी, सीधे निकल जाएगी। और ये जब सीधे निकल जाएगी तो आप लोग खुद समझ रहे होंगे कि ये प्रकाश किरण जा रही है, ये तो इसका वास्तविक मार्ग ये था, इसका वास्तविक मार्ग ये था, और ये प्रकाश किरण ऐसे जा रही है। तो ये प्रकाश किरण जा रही है ऐसे, और ये प्रकाश किरण जा रही है सीधे। ऐसे जाकर कहीं पर भी ये मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, इसलिए हमको इनको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। जब हम इस किरण को पीछे बढ़ा करके लेके आएंगे यहाँ पर, जब हम इस किरण को यहाँ पर कहीं पर पीछे बढ़ा करके लेके आएंगे तो ये किरण यहाँ पर काटेगी, और इस किरण को जब हम पीछे वापस लेकर के आएंगे तो यहाँ पर जाकर के इससे मिलेगी, और यहाँ पर जाकर के जब ये इससे मिलेगी, और यहाँ पर जाकर के जब ये इससे मिलेगी तो यहाँ पर कहीं पर एक दूसरे को काटेंगी, और वहीं पर इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, इसका आई, यानी कि इमेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज। तो यहाँ पर इसका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। हम सभी लोग जानते हैं ये क्या रखी है, वस्तु, और वस्तु से इसकी दूरी क्या होती है, पृष्ठ की u होती है। ये प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, v होती है, और वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, r होती है, और वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, r होती है। तो हमने इसको क्या मान लिया, r मान लिया, ठीक। ये सब दूरियां हमने मान ली। अब जरा ध्यान समझना, एंगल मान लो, जो वस्तु कोण बनाती है, वस्तु से चलने वाली किरणें जो मुख्य अक्ष के साथ कोण बनाती है वो क्या होती है, अल्फा। अल्फा माना, पिछली बार भी हमने अल्फा माना था। और जो प्रतिबिंब से चलने वाली किरणें हैं वो मुख्य अक्ष का कितना कोण बना रही हैं, बीटा। और वक्रता केंद्र पर जो अभिलंब है वो मुख्य अक्ष का कितना कोण बना रहा है, गामा। कितना कोण बना रहा है, गामा कोण बना रहा है, ठीक है। सभी को ये बात समझ में आ गई। अब जरा ध्यान समझना, ये वाली किरण है, वो सबसे ऊपर वाली किरण देखो, सबसे ऊपर वाली किरण कौन सी है, ये वाली, ये आपतित किरण थी। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच, अभिलंब कहाँ गया, अभिलंब है ये आपका, अभिलंब कहाँ है, ये C। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एंगल कौन सा बनता है,
आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ये एंगल कौन सा बनता है, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल कितना होगा आई, आपतन कोण। और अपवर्तित किरण कौन सी है, ये पीछे वाली, ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच ये वाला एंगल कितना होगा आर। तो ये पूरा बड़ा वाला एंगल कितना होगा आई और ये छोटा वाला एंगल कितना होगा आर होगा। ध्यान समझ लेना, आपतित किरण ऊपर वाली है और अभिलंब ये सबसे नीचे है, अभिलंब और आपतित किरण ये पूरा एंगल कितना हो गया आई और ये वाला एंगल कितना हो गया आर। तो ये पूरा बड़ा एंगल आई, छोटा एंगल कितना हो गया आर हो गया। ठीक, अब जरा ध्यान समझने का प्रयास करना। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस पॉइंट से क्या कर देंगे कि यहाँ पर एक अभिलंब डाल देंगे। क्या डाल देंगे, लंब। एक लंब हमने ये खींच दिया, इस लंब को हमने कितनी हाइट मान ली इसकी h, इस लंब की हमने हाइट कितनी मान ली है h, और इस पॉइंट को हमने मान लो कि m मान लिया और इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया है n पॉइंट मान लिया है। तो इस पॉइंट को हमने मान लिया है m पॉइंट और इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया है n पॉइंट मान लिया है, और इस लंब की हाइट कितनी मान ली है हमने h हाइट मान ली है। ठीक, अब हम डेरिवेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। सभी लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को। डेरिवेशन स्टार्ट करिए। सबसे पहले ट्रायंगल देखिए आप, सबसे पहले आप ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ओ एम सी, ट्रायंगल ओ एम सी। ध्यान से समझने का प्रयास करना, ट्रायंगल ओ एम सी, ट्रायंगल ओ एम सी। मैंने आप लोग को पिछले वाली क्लास में एक बात बताई थी कि किसी त्रिभुज में, किसी ट्रायंगल में जो बहिष्कोण का मान होता है, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, वो बचे हुए दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। यानी जो हमारे पास रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। यानी कि त्रिभुज अगर हम ओ एम सी में देखें, ध्यान से त्रिभुज ओ एम सी, ये वाला ट्रायंगल ओ एम सी, इसमें गामा क्या है, बहिष्कोण। तो गामा जो होगा बहिष्कोण वो बराबर होगा शेष दोनों एंगलों के। शेष दोनों एंगल कौन कौन से हैं, ये एंगल आपका अल्फा हो जाएगा और एक एंगल आपका कौन सा हो जाएगा, ये बड़ा वाला एंगल आई हो जाएगा। बड़ा होगा एंगल कौन सा, आई एंगल। तो अगर हम यहाँ से आई की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आई की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, आई की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी गामा माइनस अल्फा। इक्वेशन नंबर क्या पड़ जाएगी, फर्स्ट। इसी प्रकार अगर आप लोग ट्रायंगल आई एम सी में देखें, किस में देखें, ट्रायंगल आई एम सी में, आई एम सी ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, आई एम सी, ये छोटा वाला आई एम सी, आई एम सी। इसके लिए आपका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, इसके लिए आपका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, गामा। गामा आपका एक्सटीरियर एंगल है। और अंतः दो कोण कौन कौन से हैं, एक बीटा है और एक क्या है आर। अंतः कोण दो कौन कौन से हैं, एक बीटा है और एक क्या है आर। यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालो तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गामा माइनस बीटा। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गामा माइनस बीटा। और हमने इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर के सेकंड। किसी भी रसगुल्ले को यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। सबसे पहले ट्रायंगल ओ एम सी में लगा दिया बहिष्कोण की प्रमेय और फिर लगा दिया आई एम सी में बहिष्कोण की प्रमेय। बहिष्कोण जो होता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है, वो बचे हुए दोनों इंटीरियर एंगल यानी कि अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। सभी रसगुल्लों को यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए, तो आर बराबर आ गया गामा माइनस बीटा और आई बराबर आ गया गामा माइनस अल्फा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग लगाते हैं क्या, स्नेल का नियम। सभी लोग जानते हैं, हमने पिछले टर्म में भी स्नेल का नियम यूज किया था। अगर हम लोग यहाँ पर स्नेल का नियम प्रयोग करें, अगर हम लोग यहाँ पर स्नेल का नियम प्रयोग करें, यानी स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम अगर देखें तो बच्चे हम सभी लोग पढ़ चुके हैं स्नेल का नियम। बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा कि स्नेल का नियम होता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल एन। अब एन क्या,
किरण कहाँ से जा रही है, किरण N1 माध्यम से N2 माध्यम में जा रही है, यानी किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो हम इसको लिखेंगे 1N2, और 1N2 को ही हम क्या लिख सकते हैं, N2/N1। इस फॉर्मूले को भी हमने बहुत अच्छे से समझा था कि हम लोग 1N2 को N2/N1 लिख सकते हैं। 1N2 को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम इन विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। एंड इसको फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, N2/N1। N2 क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, N1 क्या है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, अब देखिए बच्चों हम लोग के सामने एक फॉर्मूला आ गया कि sin I/sin R बराबर N2/N1। हमने दोस्तों आपको पिछले टर्म में एक बात बताई थी कि अगर जो आपका कोण है, यानी कि जो एंगल है वो क्या हो, बहुत छोटे हो, वेरी स्मॉल, यानी फॉर वेरी स्मॉल एंगल, अगर आपके एंगल बहुत छोटे हों तो उस कंडीशन में हम सभी लोग जानते हैं बेटा, मैथ की प्रॉपर्टी है कि साइन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। या फिर उसको ये कहें कि साइन आई किसके बराबर होता है, आई के, लगभग किसके बराबर होगा, आई के, और साइन आर लगभग किसके बराबर हो जाएगा, आर के। साइन आर लगभग किसके बराबर हो जाएगा, आर के। ठीक, तो ये बातें हम लोग जानते हैं कि साइन आई किसके बराबर हो जाएगा, लगभग आई के, और साइन आर किसके बराबर हो जाएगा, लगभग आर के। कब, जब एंगल बहुत क्या हो, ये वाले एंगल बहुत क्या हो, छोटे हो। ठीक है, मैथ की प्रॉपर्टी होती है बेटा कि अगर एंगल का मान बहुत छोटा होता है तो उस कंडीशन में साइन कॉस टेन, इन तीनों में ये प्रॉपर्टी होती है कि साइन थीटा बराबर थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा बराबर भी थीटा हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर क्या जानते हैं कि अगर एंगल बहुत छोटे हो तो साइन आई का मान आई और साइन आर का मान आर, तो साइन आई की जगह क्या रख देंगे, आई, अतः, यानी कि अतः हम लोग साइन आई की जगह क्या रख देंगे, आई, और साइन आर की जगह क्या रख देंगे, आर, और बराबर में क्या लिखा है, N2/N1, यानी I/R बराबर क्या आ जाएगा बच्चे, N2/N1। ठीक, सभी रसगुल्लों को यहाँ तक समझ में आ गया, I/R बराबर N2/N1। कोई रसगुल्ला ऐसा नहीं हो जिसको समझ में ना आ रहा हो, सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, I/R बराबर N2/N। अब बेटे हम लोग इसको क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे ही हम लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा IN1 बराबर RN2, IN1 बराबर RN2। अब बच्चे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने जो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में जो I और R की वैल्यू निकाली है उसको हम लोग वहाँ पर पुट कर देंगे, यानी कि रख देंगे। अगर हम I की वैल्यू यहाँ पर रखें तो हमारे पास I की वैल्यू कितनी है, गामा माइनस अल्फा। I की वैल्यू कितनी है, गामा माइनस अल्फा। N1 बराबर RN2, और R की वैल्यू कितनी है, गामा माइनस बीटा। तो R की वैल्यू गामा माइनस बीटा और N2 क्या हो जाएगा, N2। सभी बात को क्लियर हो गई। ठीक, अब बच्चों आप लोग क्या करो कि इसका अंदर गुणा करा दो। अंदर मल्टीप्लाई कराने पर अंदर क्या हो जाएगा, जब इसका आप अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N1 गामा माइनस N1 अल्फा बराबर N2 गामा माइनस N2 बीटा। ठीक है, N1 गामा माइनस N1 अल्फा बराबर N2 गामा माइनस N2 बीटा। अब आप जरा गामा वाले बच्चों एक तरफ कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा N2 बीटा माइनस N1 अल्फा। N2 बीटा को इस तरफ ले आए तो वो प्लस में हो गया, माइनस N1 अल्फा बराबर N2 गामा माइनस, इसको लेगा उस तरफ तो ये माइनस में हो जाएगा और क्या हो जाएगा, N1 गामा। ठीक, अब देखिए इससे बच्चे कॉमन क्या आ जाएगा, गामा, यानी कि जो हमारे सामने फाइनली इक्वेशन बनेगी वो बनेगी N2 बीटा माइनस N1 अल्फा बराबर गामा, ब्रैकेट के अंदर N2 माइनस N1। ये हमारे सामने थर्ड इक्वेशन पड़ जाएगी। बात सबको क्लियर हो रही है, ये हमारे सामने थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, पड़ जाएगी। ठीक है, अब जरा हम लोग अपने डेरिवेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले सभी रसगुल्ले एक बार ज़रा इसको ध्यान से देख लें, क्या किसी रसगुल्ले को यहाँ तक कोई दिक्कत है, कभी लोग बहुत अच्छे डेरिवेशन को समझ लें यहाँ तक, क्या किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत तो महसूस नहीं हो रही है। ठीक, ध्यान से एक बार देख लो सभी लोग।
ठीक, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड कैसे बनाई, बहिष्कोण की सहायता से, और फिर हमने स्नेल का नियम लगा करके आई साइन आई अपॉन साइन आई को आई के बराबर किया और साइन आर को आर के बराबर किया। कब, जब हमारे एंगल बहुत छोटे होंगे। ठीक है, और फिर हमने आई और आर की वैल्यू समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर रख दी और हमने इसको सॉल्व करके समीकरण नंबर 3 को प्राप्त कर लिया। क्या किसी रसगुल्ले को यहाँ तक कोई दिक्कत है? सभी रसगुल्ले एक बार यहाँ से देख लें, किसी को कोई दिक्कत तो महसूस नहीं हो रही है? सभी को मेरी बात बिल्कुल क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? बताइए रसगुल्लो, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, समस्या तो नहीं किसी को यहाँ तक कोई? मैं आगे बढ़ सकता हूँ ना आप? ठीक, चलिए तो अब डेरिवेशन को आगे स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन क्या कह रहा है? अब हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। अब बच्चों हम सभी लोग जानते हैं, क्या हम सभी लोग एक बात ये जानते हैं कि अगर हम लोग ट्रायंगल त्रिभुज में, जरा ध्यान से देखना, ये बात हम लोगों ने पिछले टर्म में भी देखी थी। अगर आप ट्रायंगल OMN में देखें, बड़े वाले ट्रायंगल में OMN इसमें देखें, अगर आप ट्रायंगल देखें OMN में, अगर आप ट्रायंगल OMN में देखें और आप इसमें tan अल्फा की वैल्यू निकालें, किसकी? tan अल्फा की। ये अल्फा एंगल बन रहा है, इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये अल्फा एंगल बन रहा है। tan अल्फा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका लंब क्या हो जाएगा? mn, और इसका आधार क्या हो जाएगा? mn, आधार क्या हो जाएगा? on, आधार क्या हो जाएगा? on। क्लियर है? mn की वैल्यू कितनी है? h, और आधार क्या है? on। o से ले तक के n तक की दूरी कितनी है? अब बच्चों यहाँ पर एक बात समझने वाली है, o से लेकर के इस p तक की दूरी थी u, लेकिन हमने ये लंब जब खींचा m से, हमने यहाँ पर एक लंब खींचा जिससे हमको एक पॉइंट मिला n। ये लंब हमने इसीलिए खींचा था ताकि हम यहाँ पर 10 की वैल्यू लगा सकें। अब क्योंकि आप ये लोग बात पढ़ चुके हैं कि ये जो n पॉइंट हमको मिलता है ये p के बहुत ज़्यादा निकट होता है, बहुत ज़्यादा पास होता है, इसलिए हम ये सारी दूरियां P से ना माप करके कहाँ से माप लेते हैं? N से माप लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम है, ये बिंदु इसके बहुत निकट है, इसलिए हम सारी दूरियां N पॉइंट से मान करके चलते हैं। तो लगभग ये दूरियां आपस में क्या होती हैं? बराबर। P से मान के चलो चाहे N से मान के चलो, दूरियां लगभग क्या आएंगी? बराबर आएंगी। ठीक है, N से क्यों मानते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक ट्रायंगल बन जाता है, इसलिए हम यहाँ पर tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा आसानी से लगा लेते हैं। ठीक, तो अगर हम tan अल्फा की वैल्यू निकालें तो लंब बटे आधार, आधार कितना हो जाएगा आपका? u। वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी? u। आधार कितना हो जाएगा? u। तो u का मान किस में आ जाएगा? माइनस में। क्यों? क्योंकि अवतल के लिए u का मान किस में होता है? माइनस में। दूसरी बात आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, किरण जा रही है इस तरफ, प्रकाश किरण आ रही है इस तरफ, और हम u को नापने के लिए कहाँ जाएंगे? उस तरफ। हम किरण के उल्टा चलेंगे, इसलिए u का मान किस में आएगा? माइनस में। अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रायंगल IMN में। अगर हम लोग ट्रायंगल IMN में देखें, IMN में देखें तो हम इसमें लगा सकते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल में IMN में tan बीटा। tan बीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? tan बीटा बराबर आ जाएगा mn अपॉन IN। tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा? mn अपॉन IN। लंब बटे आधार, लंब कितना है? h, लंब कितना है? h, और आधार क्या हो जाएगा? v। v किसका हो जाएगा? माइनस का। फिर से वही बात, किरण आ रही है इस तरफ, हम जा रहे हैं उस तरफ, इसलिए v किस में आएगा? माइनस में। अब हम लोग लगा लेते हैं ट्रायंगल CMN में, ट्रायंगल CMN में। ध्यान देखिए, ट्रायंगल CMN हमारे पास कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल CMN। ये हमारे पास ये वाला ट्रायंगल बनना है, छोटा वाला। इसमें आप क्या लगा सकते हैं? इसमें हम लगा सकते हैं tan गामा, और tan गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लंब बटे आधार। लंब कितना है? h, परपेंडिकुलर कितना है? h, और आधार यानी कि बेस कितना है? r। आधार कितना है? बेस कितना है? r। तो r आ जाएगा h अपॉन r, यानी कि हो जाएगा mn अपॉन CN, यानी h अपॉन r, और r किसका होगा यहाँ पर? माइनस का। क्यों? फिर से वही बात, किरण जा रही है उस तरफ और हम r को नापने के लिए आएंगे इस तरफ। सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव से ही नापी जाती हैं, मैंने आपको बताया था। इसलिए आप इसको इस तरफ जब नापने जाएंगे तो आप किरण के उल्टा चलेंगे, और उल्टा चलने पर वहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक, अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक बात जानते हैं, इसको हमने अभी आप लोग को बताया कि अगर कोण बहुत छोटे हों, यानी अगर एंगल
यानी कोण का मान क्या हो, बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो। तो हम लोग एक बात पढ़ चुके हैं कि tan अल्फा लगभग किसके बराबर होगा, अल्फा के। मैंने आपको बताया था ना कि sin थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के। tan थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के। कब, जब एंगल बहुत छोटे हो। उसी प्रकार tan अल्फा किसके बराबर होगा, अल्फा के। tan बीटा किसके बराबर होगा, बीटा के। और tan गामा किसके बराबर होगा, गामा के। यानी हम लोग जो वैल्यू हमारे पास tan अल्फा की है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसकी जगह, अल्फा की जगह। जो हमारे पास वैल्यू tan बीटा की है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं बीटा की जगह। और जो वैल्यू हमारे पास tan गामा के रूप में है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं गामा की जगह। किसी भी रसगुल्ले को यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सही बच्चे, यहाँ तक एक बार ध्यान से समझ लें। क्या किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत महसूस हो रही है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? सही बच्चे, बिल्कुल खुश है ना? चलिए ठीक, तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को। tan अल्फा बराबर अल्फा हो गया, tan बीटा बराबर बीटा और tan गामा बराबर गामा हो गया। अब जरा बच्चों ध्यान समझना, अब हम क्या करेंगे, हमें अल्फा बीटा गामा, जो वैल्यू tan अल्फा tan बीटा और tan गामा की थी वही वैल्यू अल्फा बीटा और गामा की भी हो गई। हमको जब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मिल गई तो उसको हम यहाँ पर समीकरण नंबर 3 में, इक्वेशन 3 में रख देंगे। जरा देखिए, अतः इक्वेशन 3 से, कहाँ से, इक्वेशन 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 से देखिए इक्वेशन 3 क्या है, n2 बीटा, n2 बीटा। और बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू है बच्चे h अपॉन माइनस का v, यानी माइनस का h अपॉन v। इसके बाद माइनस n1 अल्फा, माइनस n1 अल्फा। और अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, अल्फा की वैल्यू है h अपॉन यू, यानी माइनस का h अपॉन यू बराबर गामा n2 माइनस n1। गामा की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास निकल करके, माइनस का h अपॉन r और n2 माइनस n1। ठीक है, अब बच्चों इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर हमको क्या दिखाई देगा, हमको दिखाई देगा कि n2 अपॉन v। आप क्या करिए, इससे h कॉमन कर लीजिए, सॉरी इससे आप कॉमन करिए माइनस का h। क्या कॉमन करेंगे, माइनस का h। तो बच्चों यहाँ पर जब आप माइनस का h कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, n2 अपॉन v, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस इससे माइनस कॉमन किया तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी n1 अपॉन u बराबर माइनस का h अपॉन r और n2 माइनस n1। अब देखिए माइनस का h से ये माइनस का h क्या हो गया, कैंसिल। और आपके सामने फॉर्मूला एक निकल के आ गया कि n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन में r। और बच्चों यही फॉर्मूला हम लोग का लास्ट वाली क्लास में भी प्रूव हुआ था कि n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन में r होता है। यही फॉर्मूला गोली उत्तल पृष्ठ के लिए भी प्रूव हुआ था और यही फॉर्मूला गोली अवतल पृष्ठ के लिए भी प्रूव हो चुका है। यानी कि दोनों, उत्तल पृष्ठ हो चाहे अवतल पृष्ठ हो, दोनों के लिए आपको एक ही फॉर्मूले का यूज करना है, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r। सही रसगुल्ले, एक बार उसको देख लें, क्या किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी लोग इस डेरिवेशन को स्क्रीनशॉट ले लें, इसको समझ लें और इसको समझने के बाद डेरिवेशन को बार बार समझें। वीडियो को बार बार, जब तक आपको समझ में ना आ जाए तब तक वीडियो को देखते रहें और उसको क्लियर करके ही बिल्कुल छोड़ें। ठीक है, सही बच्चे दोनों डेरिवेशनों को समझ लेंगे। लास्ट वाला उत्तल अवतल पृष्ठ से लास्ट वाली क्लास वाला, और आज का ये अवतल अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र समझ लेंगे। ये दोनों ही क्वेश्चन बेटा पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं डेरिवेशन, इनसे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। जब मैं आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल कराऊंगा तब मैं आपको इस कॉन्सेप्ट पर, इस फॉर्मूले के न्यूमेरिकल जरूर कराऊंगा। ठीक है, तो सभी लोग, आप लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। टॉपिक आज का छोटा था, डेरिवेशन अच्छा था, डेरिवेशन सभी लोग समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोग को डेली क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपको से कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें कि हाँ एक चैनल है जिसमें फिजिक्स आपको अच्छे से पढ़ाई जा रही है। और गामा करियर क्लासेस आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत आभारी है।
ठीक, आप सभी ने अच्छा सहयोग दिया है अभी तक और आगे भी अपना प्यार इसी प्रकार बनाए रखिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, राधे राधे, राम राम। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते।